बिना कोई टाइम वेस्ट किए प्लानिंग करते हैं। एक ऐसी प्लानिंग जो रियलिस्टिक हो, एक ऐसी प्लानिंग जो सिंपल हो, एक ऐसी प्लानिंग जो होप के ऊपर कम बेस्ड, प्रूफ के ऊपर ज़्यादा बेस्ड हो। एक ऐसी प्लानिंग जिसकी हेल्प से अगर आप 5 महीने अपने आप को रगड़ लें, क्योंकि मैं नवंबर को अभी ख़त्म मान रही हूँ। आज 24 नवंबर है, मैं मान के चल रही हूँ आज 1 दिसंबर है, मैं मान के चल रही हूँ कि ये स्ट्रैटेजी देखने के बाद बच्चा फिजिक्स को सीरियसली पढ़ना शुरू करेगा। और ये जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ बिल्कुल स्टेप वाइज चलने वाला है। बीच में किसी भी तरीके के एडिशंस नहीं होंगे, बीच में किसी भी तरीके के सब्स्टिट्यूशंस नहीं होंगे, बीच में किसी भी तरीके के ओमिशंस नहीं होंगे। जैसे मैं बोलने वाली हूँ वैसे बच्चा पढ़ने वाला है। तो मैं लिख के दे सकती हूँ एज अ फिजिक्स एक्सपर्ट, तुम 140 के अराउंड फिजिक्स में पहुंच सकते हो। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो पहले भी मेरे स्टूडेंट्स ने फॉलो की है और उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी काम की है। तो बिल्कुल रियलिस्टिक होने वाला है। मैं तुम लोगों को एक क्लियर कट रोड मैप देने वाली हूँ कि किस तरीके से नीट फिजिक्स के लिए तुम लोगों को प्रिपेयर करना है, अगर तुम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर मानो तुम लोगों ने अभी तक फिजिक्स को सीरियसली लेना नहीं शुरू किया है। जैसे कि यार देखो, जब आप इतने टाइम से सेम तरीके के स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे होते हो ना, तो आपको धीरे धीरे साइकोलॉजी क्लियर होती जाती है, धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाता है कि एक बच्चे के रास्ते में क्या क्या रुकावटें आ सकती है और उन रुकावटों की वजह से वो किन किन डिफरेंट वेज में रिएक्ट कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम लोग फिजिक्स को पहले से ही सीरियसली लेना शुरू करेंगे, लेकिन फिजिक्स बिकॉज एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा ज़्यादा समय मांगता है, जो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग मांगता है। तो बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट्स हैं जो इसको मतलब पुश करते जाते हैं, है ना, पोस्टपोन करते जाते हैं और फिर बाद में उनको एक दिन रियलाइज़ होता है कि सिर्फ इतने मंथ रह गए हैं फिजिक्स में और अभी तक हमारी कुछ फिजिक्स की प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो यार सबसे पहले ना कमेंट सेक्शन में शपथ लो, बोलो हैशटैग नो मैटर वॉट, हम लोग ये वाली फिजिक्स स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। और मैं तुम्हें बोलती हूँ हैशटैग नो मैटर वॉट, अगर एग्जैक्टली वैसा करोगे जैसे मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ना आए। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से तुम्हारे 150 नहीं आ रहे, 160 नहीं आ रहे, अगर तुमने अभी तक फिजिक्स को सीरियसली नहीं लिया है, 180 नहीं आ रहे। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे 140 ही आ सकते हैं। तुम नहीं कंपेयर कर सकते उस बच्चे से जो बच्चा पहले के 6 महीने से पढ़ रहा है, आगे के 5 महीने पढ़ेगा, उसको तुमसे ज़्यादा आता है, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगा। ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 चीजें हैं जो मैं वीडियो के शुरू में ही बोलना चाहूंगी तुम लोगों को, जिसमें से पहली चीज यही है, एक्सेप्ट करो तुमसे मिस्टेक हुई है। क्योंकि देखो बच्चों, जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, जब तक दिमाग में तुम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहोगे कि नहीं यार हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा रगड़ लेंगे लेकिन हो जाएगा, जब तक ये तुम्हारे दिमाग में कंफर्ट रहेगा ना, तुम अपने आप को पुश नहीं करोगे। अगर तुम्हें लगता है हो जाएगा तो तुम रात को 10 बजे तक पढ़ोगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर डर होगा कि यार क्या पता अगर ना हो तो, कहीं दूसरा बच्चा पढ़ तो नहीं रहा, तुम 1 बजे सोओगे। तो ये जो अपने आप की बाउंड्रीज को पुश करना होता है ना, ये तब आता है जब आप सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं कि हम पीछे चल रहे हैं। तो नंबर 1 चीज यही है, एक्सेप्ट करो कि तुम पीछे चल रहे हो। और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे इन 5 महीनों में अपने आप को रगड़ा जा सकता है, सच दैट तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बीच में बैलेंस ना डगमगाए, तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े लेकिन किसी और सब्जेक्ट के कॉस्ट के ऊपर नहीं, कोई और इंपॉर्टेंट चीज के कॉस्ट के ऊपर नहीं। इस तरीके की ये स्ट्रैटेजी होने वाली है। नंबर 2 जो सब बच्चों को पता होना चाहिए, इट इज कि मैं ये स्ट्रैटेजी इस हिसाब से दे रही हूँ कि आज 1 दिसंबर है, ये स्ट्रैटेजी को देखने के बाद ही जो बच्चा है पढ़ाई शुरू करने वाला है। और मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे बात करूंगी जैसे मैं एक लाइव सेमिनार ले रही हूँ, कि यहाँ पर मेरे सामने अभी कैमरा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू टेक माई टाइम। अगर मुझे ये वीडियो आज तक की बेस्ट वीडियो बनानी है, आज तक की सबसे रियलिस्टिक, सबसे वेल स्ट्रक्चर्ड, अगर मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी है जो सबसे ज्यादा काम करती हो, तो मुझे टाइम लगेगा तुम्हें हर एक चीज बताने में, हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर पिन पॉइंट करने में। तो दूसरी चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है कि अब तुम्हारे पास 5 महीने रह गए, तो तुम्हें इन 5 महीनों में सिलेबस को कवर करना है, तुम्हें रिवाइज भी करना है, तुम्हें टेस्ट भी देने हैं, तुम्हें मॉक टेस्ट भी देने हैं। और ये इस तरीके से डील करना है कि फिजिक्स के चक्कर में केमिस्ट्री और बायोलॉजी ना डगमगाए। तो नंबर 1 पॉइंट बच्चों यही है कि हमें इन 5 महीनों को डिवाइड करना है इस तरीके से 2 कैटेगरीज में। पहला फेज हमारा चलेगा दिसंबर से लेकर फरवरी तक, जिसके अंदर हम लोग सिलेबस को कवर कर रहे होंगे डिटेलिंग में। और फिर बाद में हमारा एक फेज आएगा मार्च और अप्रैल में, जिसके अंदर हम लोग डिटेल रिवीजन कर रहे होंगे और टेस्ट दे रहे होंगे।
तो अभी मैं अपनी स्ट्रैटेजी को शुरू करने से पहले एक बार थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। अगर मानो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे फिजिक्स सिलेबस की बात करूं, तो अगर मैं क्लास 11th फिजिक्स में से पहले चैप्टर को निकाल देती हूँ जो कि फिजिकल वर्ल्ड है, और मैं क्लास 12th की फिजिक्स की लास्ट चैप्टर को निकाल देती हूँ जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, तो तुम्हारी पूरी की पूरी सिलेबस में 28 चैप्टर्स हैं, और 28 चैप्टर्स को तुम्हें 3 महीनों में कंप्लीट करना है। तो एक बार जरा सा देख लेते हैं कि हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि मैं तुम्हें बता दूं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करना है और फिर बाद में तुम्हें लगे कि हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो आई एम गोइंग टू टेक माई टाइम, लेट अस टॉक वेरी रियलिस्टिकली कि अगर तुम 28 चैप्टर्स को 3 महीनों में अगर कंप्लीट करते हो, सो लेट अस अज्यूम कि तीनों महीनों में तुम लोगों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है अपनी मेहनत को, मतलब तुम्हें 9.33, उसको भी मैं राउंड ऑफ करके 9 ले रही हूँ, इसका मतलब तुम्हें 9 चैप्टर्स हर महीने करने पड़ेंगे। अब अगर मैं एक महीने के अंदर 5 वीक लेती हूँ, अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि एक महीने के अंदर 35 डेज हैं, ठीक है, इसका मतलब तुम लोगों को एक वीक में 1.8 चैप्टर करना है, इसका मतलब तुम्हें एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो ये सुनते ही बच्चे बौखला गए होंगे। तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो मैं जस्ट अभी तुम लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन अगर तुम रेडी हो ना ये वाले टारगेट को अचीव करने के लिए, मुझे #NoMatterWhat का कमेंट सेक्शन में चाहिए। चाहे तुम लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू की है नहीं की है, अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हो, अगर इस हिसाब से चलने वाले हो, अगर चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम 140 से ज्यादा स्कोर करने के लिए रेडी हो, एक #NoMatterWhat का कमेंट सेक्शन में। तो अभी अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो ठीक है भाई, हम लोगों को 2 चैप्टर एक वीक में कंप्लीट करने हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होगा यार, क्योंकि अभी हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट की भी बात नहीं कर रहे जो कंप्लीटली थियोरेटिकल है। आप एक फिजिक्स चैप्टर को की थियोरी कर लो, जब तक तुम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, तुमसे उस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। तो फिजिक्स के एक चैप्टर को बोलने के लिए कि भाई ये फिजिक्स का चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ये फिजिक्स का चैप्टर हमें अच्छे से आता है, तुम्हें थियोरी भी करनी है, तुम लोगों को क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, और फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम लेती है। तुम जो 10 मिनट में नंबर ऑफ बायोलॉजी के क्वेश्चंस कर सकते हो, तुम 10 मिनट में उतने कभी भी फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फिजिक्स का हर जो क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल होता है, बट वी ऑल कैन अग्री टू दिस वेरी सिंपल स्टेटमेंट दैट सॉल्विंग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स और सॉल्विंग फिजिक्स क्वेश्चंस इज अ लिटिल मोर टाइम कंज्यूमिंग इन कंपैरिजन विद द अदर 2 सब्जेक्ट्स, राइट। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये वाली जो हमारी फीट है जिसके अंदर हम लोग एक वीक में 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, वो हमें कैसे अचीव करनी है। देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन मेथड का मतलब क्या है ना, कि 2 तरीके के चैप्टर्स तुम्हारे फिजिक्स के सिलेबस में हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और तुम लोगों को ये चैप्टर्स कवर करने में, जिसमें मैं थ्योरी की भी बात कर रही हूँ, नोट्स की भी बात कर रही हूँ, डीपीपी सॉल्विंग की भी बात कर रही हूँ, तुम लोगों को टाइम लगेगा। देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। कैसे हम एक चैप्टर को कवर करने उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। एक बार मैं जरा सा बता देती हूँ कॉम्बिनेशन मेथड है क्या। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे फिजिक्स के सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए है क्योंकि ये बड़े चैप्टर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भी आने की ज़्यादा है। कि जैसे कि अगर मानो मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स को हटा दूँ ना, और तुम्हें अभी स्क्रीन के ऊपर जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं वो चैप्टर रेड जोन के चैप्टर्स हैं। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से तुम 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। जिसमें से मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे लगता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद वर्क एनर्जी पावर। भले वर्क एनर्जी पावर में से 2 क्वेश्चन आए, लेट अस अज्यूम, लेकिन वर्क एनर्जी पावर एक ऐसा चैप्टर है जिसने अपनी जड़ों को फैलाया हुआ है दूसरे चैप्टर्स में। कि अगर मानो तुम्हें वर्क एनर्जी पावर का वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं आता, नहीं बन रहे तुम्हारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो इसके ऊपर बेस्ड है, नहीं बन रहे तुम्हारे क्वेश्चंस एसएचएम के जो इसके ऊपर बेस्ड है, नहीं बन रहे तुम्हारे क्वेश्चंस वर्क थर्मोडायनेमिक्स के जो इसके ऊपर बेस्ड है, नहीं बन रहे तुम्हारे क्वेश्चंस मैग्नेटिक फिजिक्स के जो इसके ऊपर बेस्ड है, तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर एज ए टीचर, मैं ये बोलना नहीं चाहती कि कोई चैप्टर स्किप कर दो, तो मैं बोलने भी नहीं वाली हूँ, लेकिन
अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूं तो एरर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि अगर मानो मैं तुम्हें 100 का टारगेट दे रही हूँ तो अगर तुम 100 के लिए ट्राई करोगे तब जाके तुम्हारा 90 बनेगा, है कि नहीं। तो अगर मानो मैं वो बफर है ना, ये जो एरर है, अगर मैं उसको कंसिडर भी करती हूँ कि भाई अब मानो इन 28 चैप्टर्स में से तुम्हारे सिर्फ 24 चैप्टर्स कंप्लीट हुए, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल ऐसे करते हैं, कुछ चैप्टर्स को छोड़ देते हैं, लेकिन उन चैप्टर्स को छोड़ने के जब उन लोगों ने उन चैप्टर को छोड़ा तो अब ये जो टाइम बच जाता है ना, इस टाइम को देके वो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ कर रहे होते, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं कर रहे होते। ये जो टाइम बचा है उसकी हेल्प से जो इन्होंने चैप्टर कर लिए हैं उसके ऊपर और ज़्यादा जोर देते हैं, चाट जाते हैं चैप्टर को वो। तो अगर तुम लोग भी अगर इस स्ट्रैटेजी से, अगर इन केस तुम्हारे साथ भी ये वाली सिचुएशन होती है कि भाई कुछ चैप्टर छोड़ने पड़ेंगे, इन चैप्टर्स में से गलती से भी चैप्टर मत छोड़ देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सबसे ज़्यादा टाइम लेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो बहुत कम टाइम लेते हैं, जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आ गया, केटीजी आ गया, एसएचएम आ गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गया, यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग करंट भी आता है, एटम्स आ गया। तो ये वो चैप्टर है जो सबसे कम टाइम लेते हैं। तो कम्बिनेशन मेथड का मतलब ये है कि अगर मानो तुम्हें एक वीक में 2 चैप्टर को कंप्लीट करना है तो मैं बोल रही हूँ कि एक ले लो बड़ा चैप्टर और एक ले लो छोटा चैप्टर। ये जो छोटा चैप्टर है ना, जैसे कि अभी मैं इन सारे के सारे चैप्टर्स की बात करूँ, एक ऐसा चैप्टर नहीं है जो इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग है। मतलब अगर मैं रोटेशनल मैकेनिक्स को फॉर एग्जांपल 10 में से अगर 9 पॉइंट देती हूँ, इन सारे चैप्टर्स को मैं 10 में से 5 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगी डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। तो मैं बोल रही हूँ कि मानो तुमने एक वीक का टारगेट बना लिया कि एक वीक में तुम्हें 2 चैप्टर करने हैं, तो एक चैप्टर वो ले लो जो टाइम कंज्यूमिंग है, उस चैप्टर को करो टीचर की हेल्प से। चाहे तुम मुझसे पेड क्लासेस में पढ़ रहे हो या तुम लोग कहीं और से पेड क्लासेस से कर रहे हो अपने प्रिपरेशन, या तुम कहीं पे कोचिंग जाते हो, लेकिन जो एक टीचर पढ़ाता है ना, जैसे कि अगर मैं अपने बैच की बात करूं जो मेरा पेड बैच है जिसका नाम है सारांश, मैं मंडे से रोटेशनल मैकेनिक्स को शुरू करने वाले हूँ। आज मैंने बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया, अब मैं रोटेशनल मैकेनिक्स को मंडे को शुरू करूंगी और फिर बाद में 4 क्लासेस में रोटेशनल मैकेनिक्स कंप्लीट कराऊंगी जिसमें नोट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं ताकि फालतू का कहीं पे लिखने में टाइम ना लगे। मैं उन नोट्स को मॉडिफाई करती हूँ, क्लास में क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, तो भले वो 2 घंटे की क्लास हो लेकिन हम लोगों ने एफिशिएंसी 4 घंटे की अचीव की है। तो मैं ऐसी क्लासेस की बात कर रही हूँ कि जिसके अंदर एक टीचर बहुत ज़्यादा टाइम दे पा रहा है या दे पा रही है हर एक टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर कोई भी टॉपिक स्किप नहीं हो रहा, जहाँ पर हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। तो वो जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्लीज़ उनको ऐसे लेक्चर्स की हेल्प से कंप्लीट करो। पूरा एक वीक का टारगेट बना दो कि भाई अगर इस वीक में हम x+y करने वाले हैं जहाँ पर x टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं इस x को 5 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, 6 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो 7 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, ठीक है। और उसके साथ साइमल्टेनियसली तुम एक छोटे चैप्टर को कवर कर लो और इन छोटे चैप्टर्स को कवर करो उन लेक्चर्स की हेल्प से जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अब देखो बच्चों, मैं जो अभी एडवाइस कर रही हूँ वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। जस्ट टू नेम अ फ्यू ऑफ देम, जस्ट टू स्टेट अ फ्यू ऑफ देम, एक आ जाता है लेट अस बी ऑनेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ कंटेंट, द टाइप ऑफ कंटेंट विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ये 3 साल पहले नहीं है, 5 साल पहले नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स, बहुत डिटेल लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। जैसे कि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के डिटेल सिंगल शॉट तुम्हें मेरे मिल जाएंगे। किसी भी चैप्टर का नाम लिख के आगे तमन्ना चौधरी लिख दो, ठीक है, तुम्हें एक डिटेल सिंगल शॉट मिल जाएगा। इनफैक्ट तुम्हें 2-2 लेक्चर्स मिल जाएंगे जो सिंगल शॉट हैं लेकिन डिटेल्ड हैं। तो उसकी हेल्प से तुम लोग कंप्लीट कर लो। जैसे कि अब मे बी यूनिट्स एंड डायमेंशंस को मैंने डिटेलिंग में कुछ 3 घंटे में कंप्लीट करवाया हुआ है ना, तो वो 1 दिन का काम है कंप्लीट करना। ये वाला चैप्टर 1 दिन का काम है। तुम किसी एक दिन 3 घंटे कम सो लेना, या फिर तुम 3 दिन 1-1 घंटे कम सो लेना कि मान लो तुमने एक सिंगल शॉट उठा लिया 3 घंटे का, तो आज 1 घंटा कम सो लिया, वो लगा दिया यहाँ पे, फिर नेक्स्ट दिन 1 घंटा कम सो लिए, वो लगा दिया यहाँ पे, उससे नेक्स्ट दिन कम सो लिए, वो टाइम लगा दिया यहाँ पे। अब देखो तुम्हें समझना पड़ेगा बच्चों, तुम लोगों ने पहले कम पढ़ाई की है, विच इज वाई उसको कंपनसेट करने के लिए अब तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और 140 मार्क्स इन फिजिक्स यूं नहीं मिलते, सोने से नहीं मिलते। तुम्हें रोना आ जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, ये ऐसी स्ट्रैटेजी है, लेकिन काम डेफिनेटली करेगी। जिन बच्चों को मेहनत करने की आदत है उनको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जिन बच्चों को मेहनत की आदत नहीं है ना बच्चों, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव
टू प्रूव योरसेल्फ टू योरसेल्फ ओनली कि भाई देख भाई तू इतना कर सकता है, देख बहन तू इतना कर सकती है, भले आज तक नहीं किया है लेकिन आज कर दिया, और जब तुमने कर दिया मैं लिख के देती हूँ तुम्हारे फिजिक्स में अच्छा स्कोर आएगा। तो बच्चों ये है कॉम्बिनेशन मेथड कि हम लोगों को हर वीक में 2 चैप्टर्स उठाने हैं। एक जो हम टीचर की हेल्प से करेंगे, पेड क्लासेस की हेल्प से करेंगे, दूसरा जो हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटेल सिंगल शॉट्स जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो ये कॉम्बिनेशन मेथड है। अब अगर मैं बात करूं कि यार दे एक चैप्टर को कवर कैसे किया जाता है, कि चलो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग पहले वीक में x + y करने वाले हैं, अब ये बता दो x कैसे करना है, y कैसे करना है। तो देखो, चाहे तुम डिटेल लेक्चर, डिटेल सिंगल शॉट से कोई चैप्टर को कवर करो, या फिर तुम मल्टीपल चैप्टर्स की हेल्प से, मल्टीपल चैप्टर्स, लाइव लेक्चर्स, टीचर की हेल्प से किसी बड़े चैप्टर को कंप्लीट करो, स्ट्रैटेजी यही होगी कि ये चारों की चारों जो सिचुएशन है, जो चारों की चारों कंडीशंस है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कि सबसे पहले जो तुम कवरेज जिस भी लेक्चर से कर रहे हो, डिटेल लेक्चर होना चाहिए, चाहे वो डिटेल 5 लेक्चर्स हैं, जैसे मैं रोटेशनल मैकेनिक्स के लेने वाली हूँ 4, चाहे वो डिटेल सिंगल शॉट है जिसकी हेल्प से तुम यूनिट्स एंड डिमेंशंस करने वाले हो, लेक्चर डिटेल होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ तुम लोग कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, नोट्स बने हुए होने चाहिए। अब देखो, जो मुझे स्टूडेंट देख रहे हैं, हर स्टूडेंट के साथ ये चीज़ वेरी करेगी। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एक भी चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए होंगे, तुम्हारे लिए ये चीज़ सबसे मुश्किल होगी, ठीक है, तुम्हारे लिए इन कंपेरिजन विद द अदर स्टूडेंट टू फॉलो द स्ट्रैटेजी, एंड द नेक्स्ट 5 months आर गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि तुमने अभी तक लिटरली कुछ नहीं किया है एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस ले आओ कि हाँ भाई गलती हुई है, अब रगड़ देंगे, रगड़ दो और तुम्हारा रिजल्ट आएगा। दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मानो 8 चैप्टर कर लिए, 8 चैप्टर के उनके नोट्स बने हुए हैं, चाहे भले अभी वो भूल चुके हैं 8 चैप्टर्स में क्या पढ़ा है, लेकिन उनके 8 चैप्टर के नोट्स बने हुए हैं और उन्होंने डिटेल लेक्चर अटेंड किया था जब भी किया था। फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने ज़्यादातर कवरेज कर लिए, जैसे 15 चैप्टर्स कवर कर लिए, 16 चैप्टर्स कवर कर लिए। तो मैं सिर्फ अपना ये पॉइंट आगे रखना चाहती हूँ कि बिकॉज ये स्ट्रैटेजी इस बेसलाइन के ऊपर बेस्ड है, इस लाइन के ऊपर बेस्ड है कि तुम्हारे पास 5 महीने हैं, तो तुम्हें टाइम सेव करना है, तो त्यागना पड़ेगा, तुम्हें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, और जिसमें से एक सैक्रिफाइस ये आ जाता है कि जिन चैप्टर के नोट्स बने हुए हैं तुम्हें उन चैप्टर के दोबारा से नोट्स नहीं बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानो जो अभी मैं 4 क्लासेस लेने वाली हूँ अभी सारांश बैच में मंडे से, जिसमें मैं रोटेशनल मैकेनिक्स को कंप्लीट कराऊंगी। तो अभी मानो अगर किसी भी बच्चे के नोट्स बने हुए हैं रोटेशनल मैकेनिक्स के, तो वो लेक्चर अटेंड करते करते नोट्स को आगे खोल के बैठ जाएगा या बैठ जाएगी, लेक्चर अटेंड करेगा, देखेगा क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उसने अपने नोट्स में नहीं लिखी हुई है, सिर्फ वही चीज़ें उसको अपने नोट्स में लिखनी है, पूरा का पूरा 0 लेवल से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है कि आप वो स्ट्रैटेजी कितने महीने की दे रहे हैं। अभी हम लोगों को 5 महीने में अगर इस गोल को अचीव करना है तो कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, दिस इज वन ऑफ देम। तो नोट सिर्फ उन्हीं चैप्टर के बनाओ, चाहे सिंगल शॉर्ट डिटेल लेक्चर की हेल्प से बना रहे हो या फिर तुम डिटेल मल्टीपल लेक्चर्स की हेल्प से बना रहे हो, लेकिन नोट्स उन्हीं चैप्टर के अब बनाओगे जिनके नोट्स नहीं बने हुए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हर एक चैप्टर के ऊपर तुम्हें 70 से 150 के बीच में क्वेश्चंस तो तुम्हें बच्चों सॉल्व करने पड़ेंगे। This is the most difficult part, but it is not as scary as it sounds like when I say 50 or 70 or 150. The reason being, मैं ये नहीं बोल रही हूँ 70 से 150 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो, मैं बोल रही हूँ 70 से 150 तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने। इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कुछ ग्राफिकल होंगे, कुछ मैच द फॉलोइंग होंगे, कुछ असर्शन रीजनिंग होंगे, कुछ कंसेप्चुअल होंगे, कुछ बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, और कुछ बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, है ना। तो अगर मैं नीट की भी बात करूं, जैसे अभी तुम्हारे नीट के एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 50 क्वेश्चंस में भी बच्चों 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेते, या तो बिल्कुल डायरेक्ट हो, या फिर बिल्कुल फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो, या फिर ऐसे हो जिसमें फॉर्मूला लग भी नहीं रहा है। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर मैं इन 20 क्वेश्चन की भी बात करूँ तो यही 80 मार्क्स हैं। इसके अलावा तुम्हें जो 60 मार्क्स हैं वो बटोरने हैं, अगर तुम्हें 140 लेके आने हैं तो, है ना। तो ये जो 60 मार्क्स हैं उसमें क्या आएंगे, उसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, उसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए मैं ये वाला काउंट दे रही हूँ कि 70 से 150 तक के क्वेश्चंस तो तुम लोगों को सॉल्व करने हैं, जिसमें हर तरीके के क्वेश्चंस हों। इतना ही कर सकते हो। अगर ज़्यादा टाइम होता तो मैं तुम्हें एक बड़ा काउंट देती,
ठीक है। लेकिन अभी जितना टाइम रहता है इससे ज़्यादा अगर करोगे तो या तो बायोलॉजी जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो फिसलेगा या फिर केमिस्ट्री फिसलेगा, लेकिन एक सब्जेक्ट ज़रूर फिसलेगा। लेकिन हमें इस स्ट्रैटेजी को जितना रियलिस्टिक हो सकता है उतना रियलिस्टिक बनाना है। तो क्लैरिफिकेशन मैंने दे दिया, 70 से 150 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं, 70 से 150 जितने भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे। और अल्टीमेटली फिर तुम लोगों को लास्ट के 15 साल के या फिर 10 साल के पीवाईक्यूज को डिटेल कवरेज के दौरान ही कर लो। जैसे अभी जो मैं बोल रही हूँ कि तुम लोगों को कैसे चैप्टर कवर करना है, ये वो स्ट्रैटेजी है जो हमारी दिसंबर, जनवरी और फरवरी में चलेगी। ठीक है। तो जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है, तुम अगर पिछले 10 साल के पीवाईक्यू करना चाहो तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम लोग रिवीजन के फेज में जाएंगे वहां पर भी पीवाईक्यूज आएंगे। सो आई एम होपिंग दिस इज क्लियर कि किस तरीके से एक चैप्टर को अप्रोच करना है, कहाँ पर छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करने हैं, नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तुम लोगों को ये वाले टाइम फ्रेम के दौरान गलती से भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, डिटेल नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने, किसी और के नोट्स नहीं लेने हैं। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आ जाती हूँ रिवीजन फेज पे, कि लेट अस अज्यूम कि भाई फरवरी एंड हो गया, कोई ऐसा बच्चा था जिसको मैंने टारगेट दिया था 28 चैप्टर्स का, नहीं कर पाया ये बच्चा 28 चैप्टर्स, इसने सिर्फ 22 किए हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर इसने 22 भी बिल्कुल बहुत अच्छे से किया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल ध्यान से किए हैं, बिल्कुल चाट गए ये चैप्टर को, ये बच्चा तब भी जीतेगा, ये बच्चा तब भी 140 लेके आ सकता है एग्जाम में। बस वो चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया था, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी बच्चे होंगे जो 28 में से 28 कर ले, है ना। तो हर तरीके का बच्चा हो सकता है। मैं बस थोड़ा सा, है ना, तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें 100 का एम दे रही हूँ, जब तुम सोचोगे 100 का 100 करना है तब 90 कर पाओगे। तो जब तुम्हारा 90 होगा घबराना मत कि पता नहीं क्या हो गया है, नॉट, डोंट वरी, 180 ऑन 180 की स्ट्रैटेजी नहीं है। अब बच्चों अगर मैं आ जाऊँ मार्च और अप्रैल के मंथ में, ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं नॉर्मली अभी रिवीजन की बात करूं तो यार एक ऐसी रिवीजन भी है जो ड्यूरिंग दी कवरेज चलती है। जैसे कि मानो मैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बात करूं तो एक ऐसी रिवीजन है जो तुम्हें उस फेज में भी करनी है, और वो जो रिवीजन है वो टेस्ट सीरीज की हेल्प से होगा। जैसे कि अगर मैं उस टेस्ट सीरीज की बात करूं जो तुम्हारी टीम जीएनटी, गरिमा मैम, नितेश सर, तमन्ना दी, हम तीनों जो लेके आए हैं, तो उस टेस्ट सीरीज में भी यही है कि ऐसे टेस्ट हैं जिसके अंदर सबसे पहले क्लास 11 का सिलेबस कवर हो रहा है, मानो 8-9 टेस्ट में, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। फिर एक टेस्ट है जिसके अंदर पूरा का पूरा क्लास 11 है, फिर क्लास 12 का जो सिलेबस है वो कवर हो रहा है, फिर पूरा का पूरा क्लास 12 का टेस्ट है, और फिर बाद में हमारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। तो जब तुम सिलेबस को कवर कर रहे हो, तुम्हारे पास एक टेस्ट सीरीज जरूर होनी चाहिए जिसके अंदर तुम हर 15 दिन में टेस्ट दे रहे हो। क्योंकि ड्यूरिंग द सिलेबस कवरेज ये होता है कि अगर मानो तुम 1 दिसंबर को कोई चैप्टर कर रहे हो, तुम भूल जाओगे जनवरी एंड तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, बट दैट इज ओके, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, राइट। हमें इतना ज़्यादा कंज्यूम थोड़ी कर सकते हैं, डिफरेंस होता है ना समझने में और याद रखने में। तो जब तुम डिटेल लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है, याद नहीं हो रहा, तो याद जो है ना बच्चों, तुम्हें मार्च और अप्रैल में ही होगा, और तब होगा जब तुम ड्यूरिंग द कवरेज एटलीस्ट एक रिवीजन कर रहे हो टेस्ट की हेल्प से। जैसे कि मानो तुम लोगों ने 15 दिन में XYZ ABCD चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, लेट अस अज्यूम, तो अभी ABCD चैप्टर्स का तुम्हें टेस्ट दे देना है ना। उसी के हिसाब से तुम लोग कवरेज भी कर सकते हो। तो ABCD का तुम लोगों को टेस्ट दे देना है, उसकी रिवीजन कर लेनी है। एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर बाद में तुम्हें क्या, कैसे रिवीजन करने, कैसे टेस्ट देने, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जैसे तुम्हारी कवरेज हो जाती है तो फिर बाद में ना तुम बेसिकली 1 2 3 काम कर रहे होगे। नंबर 1, या तो तुम सेल्फ स्टडी करके रिवाइज कर रहे होगे, नंबर 2 तुम फुल मॉक टेस्ट दे रहे होगे, या फिर नंबर 3 तुम नॉर्मल टेस्ट दे रहे होगे। जैसे कि रिवीजन के दौरान हम 2 तरीके के टेस्ट देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर संडे को एक फुल मॉक टेस्ट देते हैं। कुछ बच्चे तो एक हफ्ते में 2 फुल मॉक टेस्ट भी देते हैं, चाहे भले उन मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स कैसे ही आ रहे हो। लेकिन ये जो एग्जाम प्रेशर है ना, एग्जाम प्रेशर सिर्फ तभी कम होगा जब एग्जाम को बार बार दोगे। इसलिए कुछ बच्चे, और ये मैं सजेस्ट भी करती हूँ, बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं, 25 समथिंग मॉक टेस्ट, 30 समथिंग मॉक टेस्ट दे देते हैं नीट के एग्जाम से पहले। तो जब वो नीट के एग्जाम में बैठते हैं ना, तो उनको ये नहीं लगता कि ये काम वो पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार वाला काम आप सबसे खराब करते हो। ठीक है, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एम्बैरेसमेंट, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो वो वाला काम हो जाता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि एक तो ये हो गया,
इसके अलावा सेल्फ स्टडी कर रहे होगे और इसके अलावा तुम नॉर्मल टेस्ट दे रहे होगे। वो पूरा क्लास 11th फिजिक्स के सिलेबस का भी हो सकता है, कुछ 10 चैप्टर्स का भी हो सकता है, फलाना ढमकाना, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट सीरीज जो तुमने ली है। तो अभी अगर मैं तीनों के बारे में एक एक करके बात करूं तो पहला आ जाता है जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो अब जो तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, क्या कैसे करना है, डिटेल नोट्स जो तुम्हारे हैं उनकी हेल्प से चैप्टर को रिवाइज करो, कुछ क्वेश्चंस लेके बैठो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहे, तुम्हें आता है कि नहीं आता है, ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसकी हेल्प से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें अपनी कमियां पता लग रही है, तुम्हें अपनी वीकनेसेस पता लग रही है और फिर बाद में तुम अपनी इन वीकनेसेस के ऊपर काम करके उनको अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों को स्यूडो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि नहीं यार मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, मुझसे नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस। तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जिस दिन तुम क्वेश्चन को टेस्ट की तरह ना लेके क्वेश्चन को प्रैक्टिस की तरह देखने लग जाओगे ना, तब जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो ज्यादा पसंद आएगा कि भाई थैंक यू सो मच, ये चीज बता गया, हमें तो दिखा ही नहीं था थियरी में, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके पता लग गया कहाँ पर दिक्कत आ रही थी। तो अपने डिटेल नोट्स में से पढ़ाई करो और उसके ऊपर मस्त क्वेश्चन रिवाइज करो। जितने भी साल के तुम्हारे PYQs रह गए हैं 2000 के बाद, उसकी हेल्प से भी तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर सकते हो। दूसरा, जो तुम लोग टेस्ट दे रहे होगे, मैं फुल मॉक टेस्ट की बात नहीं करी, नॉर्मल टेस्ट की बात कर रही हूँ, या फिर मानो अगर मैं टेस्ट और मॉक टेस्ट दोनों की बात कर दूं तो इन दोनों का जो रिवीजन है वो मैं तुम लोगों को बोलूंगी उसको करो तुम लोग शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। शॉर्ट नोट्स की हेल्प से मस्त रिवाइज करो, लेकिन ये जो शॉर्ट नोट्स हैं तुम्हारे बनाए हुए नहीं होने चाहिए। द रीजन बिंग तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा इतना। बच्चों मैंने आई बिलीव कुछ 3 साल पहले 2 पेज नोट्स बनाए थे फिजिक्स के चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर एक पेज में एक पन्ना ये दूसरा पन्ना ये, इसलिए 2 पेज नोट्स। तो जिसके अंदर 2 पेजेस में एक तरीके से मैंने फिजिक्स के चैप्टर को कवर किया है, जिसमें फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स और PYQ टैगिंग भी की हुई है। तो मुझे वो एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने में ना आराम से 7 से 8 घंटे लगे थे। तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है, दस द एडवाइस, प्लीज या तो शॉर्ट नोट्स उनके रेफर करो जो तुम्हारे टीचर्स हैं, या उनके शॉर्ट नोट्स को रेफर करो जो टॉपर्स हैं, जिनके अंदर मिनिमम एरर्स है। ऐसे शॉर्ट नोट्स को तुम लोगों को फॉलो करना है, इनकी हेल्प से क्विकली रिवाइज होगा। द रीजन मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि टेस्ट से पहले डिटेल नोट्स की जगह तुम लोग शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करो, इट इज बिकॉज कम टाइम लगेगा, क्योंकि टेस्ट तो तुम लोग इसीलिए दे रहे हो ना कि कहाँ पर फंस रहे हो। तो या तो 2 ही काम हो सकते हैं, या तो डिटेल नोट्स को 10 बार रिवाइज कर लो, या फिर डिटेल नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लो और सारी गलतियों को टेस्ट के थ्रू आने दो, वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, तो 2 पेज नोट्स या फिर तुमने शॉर्ट नोट्स की हेल्प से रिवाइज कर लिया, टेस्ट दे दिया, जहां जहां पे फंस रहे हो उन गलतियों को सुधारते रहो। कि भाई एक ऐसा टॉपिक तुम्हें नजर आ रहा है, क्योंकि तुम लोग इतने सारे टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हें नजर आ गया कि भाई ये एक ऐसा टॉपिक है यहाँ पर हमेशा गलती होती है, बैठ जाओ उस टॉपिक के साथ, डिटेल नोट से पढ़ो क्या है ये टॉपिक, क्यों गलती हो रही है, कर लो उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ऐसे जब तुम टेस्ट दोगे तो ही कमियां पता लगेगी, कमियां पता लगेगी तो ही भरी जाएंगी, कमियां भरी जाएगी तो ही मार्क्स में इंक्रीज आएगा। और ये है बच्चों वो स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। बिल्कुल रियलिस्टिक है, बिल्कुल टू दी पॉइंट है, बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड है, इजी टू फॉलो नहीं है, पॉसिबल टू फॉलो है। डेफिनेट रिजल्ट तुम लोगों को देखने को मिलेगा अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। सो आई एम होपिंग तुम लोगों को बच्चों स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, तुम्हें एक क्लियर आइडिया आ गया हो फिजिक्स के सिलेबस का भी, है ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है रिवीजन को, कवरेज को, टेस्ट को, PYQs को, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि यार एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा डाउट है जो प्रिपरेशन से रिलेटेड है, जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन का सवाल कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने बोला, जो बच्चे तैयार हैं स्ट्रैटेजी की हेल्प से अपनी सीट पक्की करने के लिए, फिजिक्स में 140 लाने के लिए, चाहे आज तुम्हारे जितने मर्जी मार्क्स आ रहे हो, लिख दो एक बार #NoMatterWhat in the comment section. That is all everyone. Thank you so much. Adios.